नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। उत्तराखंड फाइटर्स के पेज में द्वारा मेरा ये पहला शायद फेसबुक लाइव है या शायद दूसरा फेसबुक लाइव है और आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर संवाद करने जा रहे हैं या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है और मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुद्दा हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति से, यहाँ के नागरिकों की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं आपको विशेषकर जो छात्र इस समय, मेडिकल के छात्र इस समय पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर नाना प्रकार की आशंकाओं से जूझ रहे हैं, उनको मैं थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। 20 बरस 20 ईयर्स यानी 4,380 दिन बीत चुके हैं। 4,380 डेज। किस चीज़ के? उत्तराखंड राज्य को बने हुए। बहुत अपेक्षाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ इस राज्य ने जन्म लिया था। पहाड़ी इलाकों की एक भौगोलिक परेशानियों को देखते हुए, जो डिफ़िकल्टीज़ पहाड़ के लोग फेस करते हैं, जितने दुर्गम इलाकों में वे रहते हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए आज नहीं, लगभग 1916 के करीब ये लड़ाई शुरू हुई थी। जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, जब हम गुलाम देश में रहते थे, अंग्रेज़ों के शासन में रहते थे, तब 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। और इस गठन के पीछे, इस परिषद के बनने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि पहाड़ों की समस्याओं को देखते हुए पहाड़ के लोगों को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को समझिएगा कि 1916 और हो सकता है इससे भी पहले ऐसे प्रयास हुए हों, पर मेरी जानकारी में 1916 से ऐसे प्रयास होने शुरू हुए थे। इस कुमाऊं परिषद को कालांतर में 1924 के करीब आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसमें मर्ज कर दिया गया था। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का महाअधिवेशन, जो उनका सबसे बड़ा सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन होता था, वह उत्तराखंड में हुआ और यह सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जिसमें उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण नेता, जो बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, श्री जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। और नेहरू जी ने पहाड़ की समस्याओं का जिक्र करते हुए, यहाँ के लोगों की विषम परिस्थितियों का जिक्र करते हुए इस बात को माना था कि यहाँ के जल, यहाँ के जंगल, यहाँ की ज़मीन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार यहीं के क्षेत्र के लोगों को होना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद देश के विभिन्न, जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो गया, तब कई जगहों से ये मांग उठने लगी कि वहाँ के नागरिकों को अपना अलग राज्य चाहिए। 1955 में नेहरू सरकार द्वारा बनाए गए जस्टिस मुस्तफ़ा खान कमीशन ने, जो उन्होंने कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया 1955 में कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके एक पृथक राज्य बनना चाहिए। यानी कि इस कमीशन ने भी माना था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना है, उसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को अलग स्थान मिलना चाहिए। इसके बावजूद कोई फैसला नहीं लिया जा सका और ये मामला, ये जो मांग है, ये धीरे धीरे जोर पकड़ती गई। 1978 में हमारे प्रदेश में, वर्तमान प्रदेश में, युवाओं ने मिलकर, क्रांतिकारी सोच के नवयुवकों ने मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन किया, उत्तराखंड क्रांति दल। आप में से कई आज इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। बहुत से लोग होंगे जो इसका नाम नहीं जानते होंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या है। यूकेडी वो संगठन था जो 1978 में बना और जिसने उत्तराखंड की लड़ाई को सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ा। 1994
वो समय था जब पूरा पहाड़, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जो आज उत्तराखंड कहलाता है, वो बुरी तरह अलग राज्य आंदोलन के लिए धधकने लगा था। और इसके पीछे कई कारण थे। पहला महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव साहब ने उत्तराखंड की इस मांग को लेकर उत्तराखंड के मूल के लोगों के खिलाफ बहुत ही अनाप शनाप बातें कही थी। इतनी ज़्यादा निगेटिव बातें उन्होंने कही थी कि सारे पहाड़ी मूल के लोग उससे बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता उनके इस बयानों के बाद आमरण अनशन में बैठ गए। उत्तर प्रदेश में जितने भी पहाड़ी मूल के लोग सरकारी सेवाओं में थे, उन लोगों ने 3 महीने तक सरकारी कामकाज का बहिष्कार कर दिया। इससे इस अलग राज्य के आंदोलन की मांग और जोर पकड़ने लगी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1994 का दशक। 2 अक्टूबर 1994 के दिन मुलायम सिंह जी के इन बयानों के बाद यह तय किया गया कि उत्तराखंड के सब लोग दिल्ली पहुंचेंगे और वो वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बात को केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए। और दिल्ली तो आप जानते हैं, हम उत्तराखंड वासियों का गढ़ है। अलग अलग स्थानों से यहाँ बहुत सारे अप्रवासी, लाखों की संख्या में, 60 से 70 लाख की संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। तो 1984 में भी, 1994 में भी, माफ़ कीजिएगा, 1994 का दौर है, 1994 में भी लाखों की संख्या में उत्तराखंड वाले यहाँ रहते थे। वे सब भी इस आयोजन में, जो गांधी जयंती के दिन आयोजित किया जाना था, इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस बार हुआ क्या? 2 अक्टूबर 1994 को जब पूरा उत्तराखंड दिल्ली आने के लिए चल पड़ा और उत्तराखंड मूल के लोग पहले से ही यहाँ जो बैठे थे, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए संघर्षरत थे। रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में एक रामपुर तिराहा है, यानी कि ट्रायंगल है रोड्स का, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो पहाड़ से, गढ़वाल क्षेत्र से जो लोग आ रहे थे दिल्ली के लिए इस आंदोलन में, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, उन पर पहले लाठीचार्ज किया, फिर गोली चलाई। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ खेतों में दुर्व्यवहार किया गया, यूपी पुलिस के द्वारा बलात्कार किया गया। इस गोलीकांड में कई शहीद हो गए। 27 अक्टूबर 1994 के दिन श्रीनगर में फिर यही गोलीकांड दोहराया गया और इन सब के चलते राज्य आंदोलन ने तेज गति पकड़ ली। 15 अगस्त 1996 को द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री SD देवे गौड़ा ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 15 अगस्त के दिन नए उत्तरांचल राज्य की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार इसको स्वीकृति देता है, इसकी घोषणा कर दी। इसके बावजूद राज्य बना नहीं, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है राज्य बनने की, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के में राज्य की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को बिल पारित करना था, उसके बाद केंद्र सरकार में लोकसभा, राज्यसभा से वो बिल पारित करना था। अंततः 1998 में भाजपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश से ये बिल पारित हुआ विधानसभा से, और 9 नवंबर 2000 को हमारा सपना साकार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, और उत्तराखंड राज्य, जिसको उत्तरांचल नाम उस समय दिया गया था, अस्तित्व में आया। मैं आपको क्यों रिवाइंड कर रहा हूँ, हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ मित्रों? इस लंबे संघर्ष में कई शहीद हुए, जिनका नाम लेने वाला भी आज कोई नहीं है। सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी, हमारे भाई, इस राज्य की परिकल्पना को जीने वाले लोग मारे गए पुलिस द्वारा। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुई फायरिंग में आंदोलनकारियों पर जो फायरिंग की गई थी रामपुर तिराहा में, उसका विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस वालों ने गोली चलाई। इसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें 2 महिला आंदोलनकारी शामिल थीं। 1 अक्टूबर 1994 को जिस दिन दिल्ली में धरने में भाग लेने के लिए लोग जा रहे थे, उनके साथ बलात्कार हुआ। मैंने आपको बताया, महिलाओं के साथ गोली चलाई गई। इस गोली में कम से कम 7 लोग मारे गए। बलात्कार की कोई गिनती नहीं कि कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया।
इसके बाद जब पूरा पहाड़ सुलगा तो देहरादून, कोटद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, श्रीनगर आदि में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर कहर बरपाया, गोली मारी, इसमें कई मारे गए। ये रिवाइंड, ये अतीत का स्मरण मैं आप लोगों को, भविष्य के डॉक्टर्स को केवल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कितने संघर्ष के बाद, कितने बलिदान के बाद हमने इस राज्य को पाया है। अब मैं बात करता हूँ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की, जिससे सीधे सीधे आपका कनेक्शन है, यानी कि उन बच्चों का कनेक्शन है, उन युवाओं का कनेक्शन है जो राज्य सरकार के एक ड्रैकोनियन आदेश से, गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते आशंकित हैं, परेशान हैं कि क्या वो MBBS की पढ़ाई पूरी कर भी पाएंगे या नहीं। भविष्य के डॉक्टर से समझ सकें कि आपका दायित्व क्या है। आप में से कई लोग सुनहरे सपने देख रहे होंगे कि MBBS की डिग्री उत्तराखंड से लेकर आप MD की डिग्री लेने के लिए बाहर जाएं और उसके बाद आप लोग या तो अमेरिका चले जाएं या यूरोप चले जाएं या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रहें। मैं उन सभी को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि हमारे शहीदों ने बलिदान नहीं दिया होता, इतना बड़ा राज्य आंदोलन नहीं चला होता, तो आज उत्तराखंड नहीं होता, उत्तराखंड नहीं होता तो आप में से कई शायद आज डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे होते। रही बात आपके मुद्दे की, राज्य सरकार ने, और ये मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको समझें कि हुआ क्या है। राज्य सरकार ने यकायकी जून 2019 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसके चलते जो राज्य के वर्तमान में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें से 2 मेडिकल कॉलेज, देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 8 गुना बढ़ा दी गई। ये फ़ीस 50,000 रुपया थी उन छात्रों के लिए, उत्तराखंड मूल के छात्रों के लिए, जो एक बॉन्ड देते हैं जब वो नीट की परीक्षा या अन्य परीक्षाएं जो आयोजित की जाती थीं, जो अब नीट के थ्रू आयोजित होती हैं, उसमें एक बॉन्ड देते थे जो सरकार उनको भरवाती थी कि यदि आप पूरे पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 साल तक उत्तराखंड के दुर्गम जिलों में, जो पहाड़ के 9 दुर्गम जिले माने जाते हैं, पहाड़ी ज़िले हैं, उनमें अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, तो आपको मात्र 50,000 रुपया साल में MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी। और जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू हुए थे तब ये फीस मात्र 15,000 थी, अब इसको 50,000 कर दिया गया था। 2019 में यकायकी गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, शासन आदेश आता है, जिसमें फिर फीस 4 लाख कर दी जाती है और देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में से ये बॉन्ड की व्यवस्था हटा दी जाती है। सरकार का क्या कहना था? सरकार का ये कहना था कि MBBS कर रहे डॉक्टरों की अब इतनी संख्या हो गई है कि भविष्य में सरकार के जितने जितने हॉस्पिटल्स हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर डॉक्टरों के जितने पद हैं वो सारे पद भर जाएंगे, तो सरकार को भविष्य में ऐसे बॉन्ड भरने वाले डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बड़ा हास्यास्पद है। ये गवर्नमेंट का कथन है कि भविष्य में उनको डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। सच यह है कि इन 20 सालों में हर मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो BJP के हों, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अब पहाड़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, हर ज़िले में हर ब्लॉक स्तर तक हॉस्पिटल्स बनेंगे और वहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। सरकार ने प्रयास भी किए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि अब बॉन्ड नहीं भराया जाएगा बच्चों से, और उन बच्चों की फ़ीस को 50,000 रुपये से सीधे 4,22,500 कुछ कर दी है। मैं आपको कोविड महामारी से इस प्रसंग को जोड़ता हूँ। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान राज्य की बदहाल, राज्य की फटहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का सच सामने आ चुका है। 2531 डॉक्टर्स के हमारे यहाँ पोस्ट सैंक्शनड पोस्ट हैं, यानी कि हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें 2531 डॉक्टर्स की सैंक्शनड पोस्ट हैं और जिनमें से 1253 पोस्ट खाली पड़ी हैं। वी डोंट हैव डॉक्टर्स इन दीज
1253 पोस्ट। इसका एक अर्थ और भी है कि सरकार इन पदों को भर नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ कोई काम करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आना नहीं चाहता है। इसी के लिए ये बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया गया था कि आपको 5 साल सेवाएं देनी पड़ेंगी। इसलिए सरकार का यह कथन कि भविष्य में डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड भर के पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस के इतने डॉक्टर्स उनके पास हो गए हैं कि अब ये सारे पद भर दिए जाएंगे, सच्चाई से, कल्पना से परे है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का हाल तो और भी बेहद खराब है। जो स्पेशलिस्ट पद होते हैं, चाहे वो कैंसर का हो, लंग्स का हो, किडनीज का हो, आजकल एमडी करने के बाद, डीएम करने के बाद सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। हमारे यहाँ इन सैंक्शन पोस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, एमडी डीएम किए डॉक्टर्स की जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है वो है 1068, जिसमें से 653 पोस्ट खाली हैं। ये हमारे राज्य का कड़वा कटु सत्य है। कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हैं, जो इन दौरान बने हैं, जो सरकारों ने कहा यहाँ सारी सुविधाएं कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को मिलेगी, मरीजों को, वहाँ वेंटिलेटर्स तक नहीं है। हमारे एक्टिविस्ट एडवोकेट मित्र दुष्यंत मैलानी जी ने एक PIL, एक जनहित याचिका पिछले दिनों हाईकोर्ट में की, तब जाकर यह सच सामने आया। फॉरगेट अबाउट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हमारे यहाँ नर्सेज भी पूरी नहीं हैं। हमारे यहाँ अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं, वेंटिलेटर्स भी नहीं हैं। ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों के बाद कुंभकर्णी नींद में डूबी हमारी सरकार और महाकुंभकर्णी नींद में डूबी हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी जागी है। कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। हम लोग बड़ा गर्व करते हैं उत्तराखंड के लोग विशेष रूप से कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से हैं। और विशेष रूप से जो हमारे यहाँ का पौड़ी जिला है, वहाँ के लोग तो आह्लादित हैं। क्यों आह्लादित हैं? कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं और पौड़ी से हैं। और भी ज़्यादा खुश हैं कि उत्तराखंड के यशस्वी CM श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, HRD मिनिस्टर भारत सरकार, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आज के निज़ाम में, आज की हुकूमत में, केंद्र में बहुत ताकतवर समझे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, भारतीय सेना में जो नवसृजित पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके प्रमुख जनरल रावत, विपिन रावत, ये सब आते हैं पौड़ी जिले से। बहुत गर्व का विषय है जनाब। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यहाँ पर डॉक्टरों के जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो 343 हैं। डॉक्टर कितने हैं साहब? 70% डॉक्टर यहाँ नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के हालात तो ये हैं कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनमें से मात्र 30% डॉक्टर्स ही पौड़ी जनपद में है। ये है राज्य के, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद की, हमारे मुख्यमंत्री के गृह जनपद की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, NSA, HRD मिनिस्टर के गृह जनपद की। तो आप समझ सकते हैं पूरे उत्तराखंड में क्या हाल होगा। 2019 में उत्तराखंड एक बार बड़ा चर्चा में रहा, अगर आपको याद होगा, और चर्चा में इसलिए रहा कि राज्य की राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल के टॉयलेट में एक महिला को डिलीवरी देनी पड़ी। प्रेग्नेंट महिला को सीट नहीं मिल पाई, उसका एडमिशन नहीं किया गया। इतनी बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन्होंने टॉयलेट में अपने बच्चे को जन्म दिया। तब ये बातें भी सामने आई कि इस दून मेडिकल कॉलेज में, इस दून हॉस्पिटल में, अटैच विद दून मेडिकल कॉलेज, यहाँ इतनी बदहाल स्थिति है कि यहाँ डॉक्टर्स टॉर्च लेकर या मोमबत्तियों के सहारे सर्जरी करने के लिए बाध्य हैं। इतनी बुरी फैसिलिटीज़ थी। और ये तब ये हाल है जब केंद्र सरकार की योजना नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका कि सारे राज्यों में 60% बजट जो करोड़ों में होता है केंद्र सरकार देती है और 40% बजट राज्य सरकार को देना होता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नेशनल हेल्थ मिशन 90%
बजट देती है और मात्र 10% कंट्रीब्यूशन 10% कंट्रीब्यूशन ही स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तब ये स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तराखंड में हाल है। ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि ये करोड़ों का बजट आखिर जाता कहाँ है, जब हमारे यहाँ नर्सेज नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं, हमारे यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, तब ये बजट कहाँ जाता है नेशनल हेल्थ मिशन का। पहाड़ के दुर्गम इलाकों में चूंकि डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं, इसके चलते सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस इतनी कम रखी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि बॉन्ड भरने के बाद आप ऑब्लिगेशन है आपका कि आप राज्य सरकार को 5 साल की सेवाएं देंगे, वो भी पहाड़ी इलाकों में। 15,000 की फीस थी स्टार्टिंग में MBBS की डिग्री पाने के लिए प्रति वर्ष, यानी कि एक महीने में 1,250 रुपया। हमारे राज्य में राज्य की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए, हमारे यहाँ की गरीबी को देखते हुए, फिर भी यह संभव था किसी भी गरीब माता पिता के लिए कि वो 1,250 रुपया प्रति माह अपने बेटा या बेटी के लिए निकाल सकें। बाद में कुछ समय बाद ये फीस बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई, यानी कि 4,166 रुपीज़ पर मंथ। यही हमारे लिए, हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, गरीब माता पिताओं के लिए बहुत बड़ा बोझ था कि 5,166 रुपया प्रति माह अपने बच्चे के लिए कैसे अपने बजट से बाहर निकालें। फिर आती है डबल इंजन की सरकार, जिसको आप उत्तराखंड के लोगों ने चुना इस वायदे के साथ कि केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, डबल इंजन। इसलिए बस साहब अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन क्या आए, मेडिकल के छात्रों से समझ लीजिए। डबल इंजन की सरकार ने यकायकी जून 2019 में इस फीस को बढ़ाकर 4 लाख रुपया कर दिया है, यानी कि 33,033 रुपीज़ पर मंथ। इतनी कमाई प्रति माह है ही नहीं हमारे यहाँ के लोगों की, तो भला वो इस फीस को कैसे भर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। त्रिवेंद्र रावत जी, आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं, एक सामान्य परिवार से निकल के अपनी मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके पौड़ी जिले में ही ऐसे इतनी पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय इतनी है कि वो 33,033 रुपया अपने बच्चों के लिए प्रति माह अलग निकाल सकें? या आप चाहते हैं कि जो बची खुची ज़मीन पहाड़ियों के पास बची है वो बेचें और तब अपने बच्चों को पढ़ाएं, या खुद को बेचें, किडनी बेचें? आपके राज्य में तो किडनी चोर जैसे लोग मौजूद हैं, सत्ता में मौजूद हैं। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे उदाहरण हैं कि कईयों के रिश्तेदार ने किडनी चोर निकले, मगर आपने उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। अरे महाराज, कम से कम इनकी तो चिंता कर लो। ये बच्चे तो निर्दोष बच्चे हैं, ये वो मेधावी बच्चे हैं जो नीट से परीक्षा पास करके आए हैं, नेशनल लेवल के कंपटीशन से परीक्षा पास करके MBBS के लिए आए, और आप लोगों ने उनको धोखा दिया। जब इन्होंने MBBS की डिग्री के लिए, MBBS की पढ़ाई के लिए एडमिशन दिया, तब साहब आपकी 50,000 रुपया फीस थी। यदि आपकी फ़ीस पहले से ही 4,22,500 रुपया तय कर दी गई होती, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से एग्जामिनेशन देते भी नहीं। और कितना क्रूअल अंदाज है आपके नौकरशाहों का। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप तक तो किसी की पहुंच है ही नहीं, बड़े बड़ों की नहीं है, मगर जिन नौकरशाहों से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क इन बच्चों ने साधा, आपको ईमेल भेजी, कहीं से कोई जवाब नहीं। इनसे ये कह दिया जा रहा है कि राज्य में संसाधनों की कमी है, रेवेन्यू नहीं है। क्या आप बच्चों से फीस जो लेते हैं वो आप रेवेन्यू के लिए लेते हैं? इतनी बेसिक नॉलेज आपके ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है, आपको नहीं है कि फीस रेवेन्यू का हिस्सा नहीं हो सकती है। मेडिकल कॉलेज में अस्पताल सुविधाएं बढ़ाने के लिए जरूर फीस बढ़ाई जा सकती है, वो भी 15,000 से 50,000 और 50,000 से सीधे 4 लाख रुपया। आप लोगों को दर्द नहीं होता? सत्ता में आप बैठे हैं, बड़े बड़े वायदे करके, डबल इंजन की बात करके आप आते हैं। मुझे तो आपकी कैपेबिलिटी पर शक है। आप डिजर्व भी करते हैं मुख्यमंत्री बनना या पद में रहना या नहीं। और आपके नौकरशाह, उनका तो उत्तराखंड के लिए कोई प्रेम है ही नहीं। कोई CBI के केस में फंसता है, कोई किसी घोटाले में फंसता है, लूट कर वापस जाना चाहता है। उन लोगों की सलाह आप मानते हैं,
वो आपको गाइडलाइंस बताते हैं कि साहब यहाँ फीस बढ़ा दीजिए, तो सो कॉल्ड रेवेन्यू जनरेट होगा। आप पूरे पहाड़ों की यात्रा हेलीकॉप्टर से करते हैं, आपके मंत्री उड़न खटोले से नीचे बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपना वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में विधेयक ले आया जाता है, लेकिन इन बच्चों को कि किसी को सुध नहीं है कि 4 लाख रुपये इनके पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे, 33,033 रुपया प्रति माह कहाँ से लाएंगे। और सुनिए कितना अजीब बात है, आपकी सरकार 15 जुलाई 2017 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, ये वाला फीस बढ़ाने वाला। उसमें वो पिछले वाला जो बॉन्ड है आपका ओरिजिनल बॉन्ड, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाती है। 15 जुलाई 2017 को आपने ये अमेंडमेंट आप लाए हैं। उसमें आप क्या कहते हैं उस अमेंडमेंट में? 15 जुलाई 2017 को सरकारी जीओ में कहा गया है, whereas the state of Uttarakhand is facing an acute shortage of MBBS doctors, whereas यानी कि उत्तराखंड की राज्य जो है वो MBBS डॉक्टर्स की acute shortage फेस कर रहा है, and a large number of posts of government doctors are lying vacant in the hilly areas, affecting the delivery of health services, whereas in such circumstances the government has decided that all the MBBS students enrolled in government medical colleges of Uttarakhand against the state quota and also the students of central quota shall have an option to complete the MBBS course on the payment of subsidized tuition fees of 50,000 per annum as against the full tuition fees of 4 lakhs। ये आपने कहा जुलाई 2017 को ये आपका लाया गया अमेंडमेंट है, और उसके तुरंत बाद 2019 में आपके पास इतने डॉक्टर्स आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि आपको अब MBBS डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। ये कितना बड़ा मखौल है, कितना बड़ा मजाक है। 2017 का आपका ये शासन आदेश जो है, इस शासन आदेश को और इफेक्टिव बनाने के लिए 2017 में एक और आदेश आया, जिसमें जो बच्चे बॉन्ड के अंतर्गत अपनी पढ़ाई करके बाहर निकले हैं MBBS की डिग्री लेकर, और जिन्होंने धोखाधड़ी की है और राज्य सरकार की सेवाएं ज्वाइन नहीं की हैं, उन सबको आप वार्निंग भेजते हैं। और 2017 में एक नया जीओ आता है जिसमें यह कहा जाता है कि यदि आप लोगों ने बॉन्ड को ऑनर नहीं किया तो आपसे 1 करोड़ के बजाय जो ओरिजिनल बॉन्ड में था अब 2.5 करोड़ वसूले जाएंगे। इसका स्पष्ट मतलब है कि 2017 में आप लोगों के पास डॉक्टर्स की स्थिति बहुत खराब थी, आपके पास डॉक्टर्स नहीं थे। और 2020 आते आते कोविड महामारी के समय यही स्थिति फिर आती है कि आपके पास डॉक्टर्स की भारी कमी नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जब इन बच्चों ने जिनको जो फीस से इफेक्टेड हुए हैं, इन लोगों ने जब अदालत का रुख खटखटाया है, अदालत में ये पहुँचे हैं, तो आपके डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज एफिडेविट दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस फीस वृद्धि को हमने इसलिए किया क्योंकि बॉन्ड की अब ज़रूरत नहीं रह गई है और हमारे पास भविष्य में सरप्लस डॉक्टर होंगे। कितनी बड़ी मजाक है। और मान लिया आपके पास सरप्लस डॉक्टर होंगे भी, तो इन बच्चों का क्या है? ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? जो बच्चे एडमिशन्स ले चुके हैं वो कहाँ से 33,033 रुपया या 4 लाख कुछ रुपया साल का आपको देंगे या 33,033 रुपया महीने का देंगे? इतनी संवेदनहीनता। आपको ईमेल भेजी जा रही है मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्य सचिव जी को ईमेल्स भेजी जा रही हैं, पटिशन्स भेजी जा रही हैं, मगर आप कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 14 संविधान का अनुच्छेद 14 बहुत स्पष्ट कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। समानता का अधिकार है, सबको समानता मिलनी चाहिए। वो बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे? कैसी समानता? आर्थिक गैप इतना ज़्यादा है, एक के पास इतना पैसा है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50-50 लाख 1-1 करोड़ का डोनेशन देकर डॉक्टर बन जाता है। दूसरे ये बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा क्वालिफाइड कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं,
तो आर्टिकल 14 का क्या? मैं आपको त्रिवेंद्र सिंह जी, आपको, आपके माननीय नौकरशाहों को, आपके एडवाइजर्स को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 14 की व्याख्या की है। एक व्याख्या आप यदि समझना चाहें तो समझें। आर्टिकल 14 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, इक्वालिटी इज द डायनेमिक कंसेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रिब्ड, कंबाइंड एंड कन्फाइंड विद इन द ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनाइन लिमिट्स फ्रॉम द positivistic point of view, equality to arbitrariness. Equality to arbitrariness. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. Where an act is arbitrary, it is implicit that it is unequal, both according to the political logic and constitutional law, as is therefore violative of Article 14. कैसी arbitrariness आप लोग करते हैं? आपके तुगलकी फैसलों से आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ जाती हैं। कोई इक्वलिटी नहीं है, जिसके पास पैसा है वही डॉक्टर बने, वही इंजीनियर बने। इसके लिए तो हमारे शहीदों ने अपने प्राण नहीं दिए थे। ऐसे उत्तराखंड के लिए तो इन महिलाओं ने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी। इतने लोग मारे गए त्रिवेंद्र जी इस राज्य को पाने के लिए कि जहाँ के बच्चे आज दर दर भटकें, घूमते रहें, कुछ बच्चे छोड़ के चले जाएं, उनके माँ बाप अपनी ज़मीन बेचें कि भविष्य में उनका बेटा डॉक्टर बन सके। और मान लिया वो डॉक्टर बन भी गया तो डॉक्टर कैसा बनेगा त्रिवेंद्र जी? इतने अपने घर को बेच के, अपनी ज़मीन को बेच के यदि कोई डॉक्टर बनता है तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा? वो ऐसा डॉक्टर बनेगा कि लूटे वो पेशेंट्स को, जो अधिकांश तौर पर हम इन शहरों में हर जगहों पर देखते हैं। एक बात और मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि तमिलनाडु अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने 2013-14 में जब फीस हाइक की थी तब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। फीस 5.54 लाख पर एनम कर दी गई थी। बच्चे तब सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फीस को वापस, जो ओरिजिनल फीस थी, उस लेवल में लाने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने तब इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कहा कि 2003 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ, 11 जजों की पीठ उच्चतम न्यायालय की बनी थी और जिसने आदेश दिया था कि हर विद्यालय, हर मेडिकल कॉलेज की अपनी एक कमेटी होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी कमेटी होगी, जिसका हेड एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। वो कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए और उसके लिए कितने बजट की ज़रूरत है, ये ध्यान में रखते हुए फीस तय करेगी। आपके स्टूडेंट, इन 2 मेडिकल कॉलेजेस के अफेक्टेड स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। मेरे इनसे संवाद हुआ तो इनके कॉलेज वाले ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन सी वो कमेटी थी जिसने ये फीस हाइक करी। मैंने इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हमारे साथी द संडे पोस्ट न्यूज़पेपर के हल्द्वानी के क्षेत्र के प्रभारी संजय स्वार जी ने आज ही के दिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के पीआरओ साहब से और उसके बाद प्रिंसिपल श्री भैसोड़ा जी से बात करी तो उत्तर क्या मिलता है? बड़ा बढ़िया उत्तर मिलता है, लाजवाब उत्तर मिलता है। उत्तर ये मिला कि स्कूल में ऐसी कोई कमेटी, कॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं है। फीस जो रिवाइज की गई है वो शासन से की गई है। प्रिंसिपल भैसोड़ा साहब से पूछा गया कि शासन में इस कोई कमेटी होगी, उसके कौन अध्यक्ष हैं? उन्होंने कहा इसकी जानकारी ना उन्हें है ना वो बता सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हाईकोर्ट में एफिडेविट में कहते हैं कि मिनिस्ट्री का, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का फीस हाइक से कोई लेना देना नहीं। प्रिंसिपल भैसोड़ा कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज देहरादून के कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई कमेटी नहीं है, फीस रिव्यू का काम शासन द्वारा किया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया है। व्हाट अ जोक, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू आर रनिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। कैसी ये डबल इंजन की सरकार है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके यहाँ ऐसे सपने लेकर आए बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो उत्तराखंड राज्य की कल्पना थी एक आदर्श राज्य बनने की, देवभूमि बनने की, उसको
इन 20 सालों में दुष्ट भूमि में बदल दिया गया है। जिसकी जो मर्जी आ रही है इस राज्य में वो काम कर रहा है। किसी को चिंता नहीं है कि इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। रही बात इन स्टूडेंट्स की, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी बॉन्ड जो आपसे भरवाया गया है, यदि उस बॉन्ड में कहीं पर यह लिखा है कि आप सरकार के किसी फैसले का, कॉलेज के किसी फैसले का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो वो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आपके पास पूरे राइट्स हैं, आप कोर्ट्स जाएं, आपके पास पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपनी बातों के लिए संघर्ष करें। निश्चित है कि आपको या आपके पेरेंट्स को इस फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेने से पहले जो एग्ज़ामिनेशन दिया उस समय तक उनकी फ़ीस 50,000 रुपया महीना ही थी। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्जरी कि आप 50,000 रुपया महीना की फ़ीस के अनुसार आ रहे हैं और आपकी 50,000 रुपया साल की फ़ीस के हिसाब से आ रहे हैं और आपकी फ़ीस 4 लाख रुपया कर दी जाती है। आप संघर्ष कीजिए। मेरा अपने सभी एक्टिविस्ट फ्रेंड्स से, उत्तराखंड के सभी जागरूक नागरिकों से भी अपील है, हर व्यक्ति से, चाहे वो मुंबई बैठा है या दिल्ली बैठा है या गाज़ियाबाद बैठा है, कि इन छात्रों की मदद के लिए आगे आएँ। अंततः यह राज्य हमारा है, हम कहीं भी बैठे हों। इस राज्य के हुक्मरान यदि इस गलतफहमी में हैं कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, अपने लिए करोड़ों की सुविधाएं, चॉपर्स, एरोप्लेन्स की सुविधाएं जुटा लेंगे और गरीब के बच्चों से 4 लाख रुपया या 33,000 रुपया महीना देने के लिए कहेंगे और लोग चुप बैठेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हमें जागना होगा। मुझे, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो बचपन में हम एक गीत गाया करते थे, जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी का एक गीत है, उसका मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहूँगा। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। पूछती है झोपड़ी, पूछती है झोपड़ी, पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। बिन लड़े यहाँ कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। तो दोस्तों, न्याय पाना है तो न्याय के लिए डटकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपके संपर्क में रहेंगे आपकी इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।